नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। महाराष्ट्र के नासिक और अमरावती में एक बार फिर से वो डरावना सच सामने आया है जो देश के कोने कोने में लड़कियों की इज्जत और भविष्य को तबाह कर रहा है। नासिक की टीसीएस बीपीओ में अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन ने खुलासा किया कि कैसे वहां का एचआर हिंदू लड़कियों का शोषण कर रही है। जबरन धार्मिक दबाव, नमाज पढ़वाना, रोजा रखवाना और गोमांस खिलाने तक का खेल चल रहा था। 4 साल से लगातार ये खेल चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमरावती में 19 साल के आयान अहमद तनवीर ने सोशल मीडिया पर सैकड़ों लड़कियों को फंसाया है, उनके साथ शारीरिक शोषण किया, वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल किया और 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो रिकवर हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा वायरल हो गए हैं। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर कह रही हैं कि लड़कियों में समझ नहीं थी क्या? यह बयान पीड़िताओं पर थोपना है या सच्चाई से मुंह मोड़ना है? औरत है ना आप, सोचिए जरा। यह सिर्फ 2 शहरों की घटनाएं नहीं है, यह पूरे देश में चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। उमर गौतम के आईडीसी सिंडिकेट से लेकर बलरामपुर के छांगुर बाबा तक 2023 के ऑनलाइन गेमिंग कन्वर्जन रैकेट तक अपराधी किस हिम्मत से सर उठा रहे हैं? फंडिंग आखिर कहां से आ रही है? पाकिस्तान से तार जुड़े हैं या नहीं? पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया? ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। नासिक और अमरावती में किस पैटर्न पर अपराध? क्या है टारगेट? कहां से जुड़ा है तार? कहां से फंडिंग? कहां दे चुके हैं वारदातों को अंजाम? क्यों बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले? ऐसे मामलों पर भारत का कानून क्या कहता है? अब सीधे सवालों पर आते हैं। नासिक और अमरावती में अपराध किस पैटर्न पर हो रहा है? देखिए, दोनों मामलों में एक ही तरीका है, सोशल मीडिया या ऑफिस के अंदर लक्ष्य बनाना, इमोशनली रिश्ता बनाना और फिर यौन शोषण, ब्लैकमेल और धार्मिक दबाव। नासिक में टीसीएस के टीम लीडर्स जैसे दानिश शेख, तौसीफ अतर और साथी कर्मचारियों ने हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया, उन्हें रमजान के रोजे रखने, मुस्लिम कपड़े पहनने और नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर किया। नमाज पढ़ने तक को मजबूर किया गया। इन्हें शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत करने पर नौकरी का दबाव बढ़ाया गया। अंडरकवर पुलिस ने 1 महीने तक छापा मारा, 7 गिरफ्तारियां हुई। एचआर की एक महिला भी पकड़ी गई क्योंकि उसने शिकायतें दबाई और उसका बड़ा रोल था इसमें। अमरावती में अयान अहमद ने लड़कियों को फ्रेंडशिप के नाम पर फंसाया, वीडियो बनाए, ब्लैकमेल किए और सैकड़ों पीड़िताएं सामने आई है, जिनमें नाबालिग भी शामिल है। पैटर्न वही है जो 2025 के छांगुर बाबा सिंडिकेट में था। बलरामपुर में छांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों को लुभाया था, यौन शोषण किया था, ब्लैकमेल किया और जबरन धर्मांतरण कराया। 100 करोड़ का फॉरेन फंडिंग का नेटवर्क पकड़ा गया था। 2023 के ऑनलाइन गेमिंग मामले में भी लड़कों को फोर्टनाइट खेलते हुए कुरान की आयतें पढ़वाकर इस्लाम की तरफ खींचा गया। ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही चेन का हिस्सा लगता है, जहां सोशल मीडिया, ऑफिस, गेमिंग प्लेटफॉर्म को हथियार तो बनाया ही जा रहा है, लेकिन लड़कियों को किसी भी हाल में चारा बनाया जा रहा है। क्या है टारगेट? कहां से जुड़ा है तार? कहां से फंडिंग? कौन टारगेट है? ज्यादातर 18 से 25 साल की हिंदू लड़कियां जो ऑफिस में काम करती हैं, जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। नासिक में टीसीएस की हिंदू कर्मचारियां, अमरावती में पटरवारा में अचलपुर की नाबालिग और युवतियां, बलरामपुर में गरीब हिंदू परिवार की लड़कियां। ये वो कमजोर कड़ी है जिन्हें भावनात्मक, आर्थिक या नौकरी के लालच में फंसाया जाता है। उमर गौतम के मामले में 2021 से 24 तक सैकड़ों युवक युवतियां टारगेट हुए, जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे। ऑनलाइन गेमिंग में 2023 के गाजियाबाद, फरीदाबाद के नाबालिग हिंदू और जैन लड़के भी शामिल। पैटर्न साफ है, कमजोर, इमोशनल, अकेलेपन में जी रहे युवा, सबको टारगेट करो, सब निशाने पर है। इन्हें पता है कि ये बहुत आसानी से खींचे चले आ सकते। तार कहां से जुड़ा है? तो तार
कहां से जुड़ा है। नासिक अमरावती के मामलों में अभी सीधा लिंक बड़े सिंडिकेट से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन तरीका एकदम मिलता है छांगुर बाबा के रैकेट में। महाराष्ट्र के संगठनों की भूमिका की जांच हो रही है। उमर गौतम का आईडीसी सिंडिकेट 2021 में यूपी एटीएस ने पकड़ा था, जिसमें विदेशी फंडिंग का आरोप था। ऑनलाइन गेमिंग में भी पाकिस्तानी मूल के प्रचारक जाकिर नायक के वीडियो शेयर किए गए थे। एक 19 साल का महज लड़का 180 लड़कियों को कहां से घुमा फिरा सकता है बिना फंडिंग के। पुलिस जांच में कुछ मामलों में विदेशी अकाउंट से पैसे आने के भी सुराग मिले हैं। फंडिंग कौन कर रहा है? छांगुर बाबा के मामले में एडी ने 100 करोड़ का फॉरेन फंडिंग पकड़ा था। प्रॉपर्टी खरीदी गई पुणे में, बलरामपुर में। उमर गौतम के सिंडिकेट में भी विदेशी मनी का दावा है। यूपी पुलिस ने दावा किया है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में भारतीय बैंक अकाउंट्स का जिक्र भी है। नासिक में बैंक स्टेटमेंट की फिलहाल जांच चल रही है और अभी कोई बड़ा फंडिंग लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन जांच जारी है। कुल मिलाकर के कुछ रैकेट्स में गल्फ देशों या विदेशी सोर्सेस से पैसे आने के आरोप लगे हैं। कहां कहां दे चुके हैं वारदातों को अंजाम। अब तक देश के सभी चर्चित मामलों में सिंडिकेट कहां कहां सक्रिय रहे, आंकड़ों के साथ जरा देखिए। 2021 से 24 में उमर गौतम का आईडीसी सिंडिकेट यूपी में सैकड़ों कन्वर्जन का मास्टरमाइंड था। 16 लोगों को 2024 से 25 में सजा हुई, लाइफ इंप्रिजमेंट तक, रहो आजीवन कारावास में। 2025 में छांगुर बाबा का बलरामपुर सिंडिकेट से 40 से ज्यादा हिंदू लड़कियां टारगेट थी और सामूहिक कुकर्म भी इनके साथ किया गया था। अपहरण के केस इसके ऊपर है। देशव्यापी नेटवर्क लखनऊ से मुंबई तक चल रहे हैं। एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें टेरर फंडिंग तक, टेरर ट्रेनिंग तक मामले सामने आए। 2023 का ऑनलाइन गेमिंग रैकेट। गाजियाबाद, फरीदाबाद में 4 नाबालिग लड़के फंसे। कुरान की आयतें पढ़वाकर इस्लाम की तरफ मोड़ा गया। एमपी में 2020 से जुलाई 2025 तक 283 लव जिहाद के केस दर्ज हुए। 71 नाबालिग लड़कियां शामिल हुई। यूपी में मिशन अस्मिता के तहत 2025 में 10 गिरफ्तारियां और रैकेट पकड़ा गया। कुल मिलाकर के यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में सैकड़ों केस, जहां ऐसे शोषण, शारीरिक शोषण, जबरन कन्वर्जन का कॉम्बिनेशन सामने आया। मकसद क्या है? मकसद साफ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शोषण, ब्लैकमेल, धर्मांतरण, कुछ में पैसे, कुछ में पावर, कुछ में बड़े नेटवर्क का हिस्सा। शामिल कौन कौन है? उमर गौतम, मुफ्ती कलीम सिद्दीकी, छांगुर बाबा, जलालुद्दीन, नासिक में दानिश शेख, तौसीफ अतर, एचआर की महिला, अमरावती में आयान अहमद और उजर खान। फंडिंग सोर्सेज कुछ मामलों में विदेशी भी है, कुछ में लोकल डोनेशन भी है। पाकिस्तान से तार जुड़े हैं क्या? उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला की गिरफ्तारी में आईएसआई फंडिंग का दावा था। छांगुर बाबा के चार्जशीट में टेरर सेंटर की प्लानिंग थी। नेटवर्क के कनेक्शन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक, कौन कौन पीछे है? अभी जांच में बड़े मास्टरमाइंड का नाम तो सामने नहीं आया है नासिक और अमरावती वाले मामले में, लेकिन सिंडिकेट चलाने वाले क्लेरिक और कर्मचारी जरूर हैं। आतंकियों से कनेक्शन की बातें छांगुर बाबा केस में आई थी, टेरर ट्रेनिंग की बातें सामने आई थी। बाकी मामलों में अभी सीधा लिंक नहीं है, लेकिन पुलिस की एक्शन अब तक क्या है, यह भी सवालों के घेरे में है। नासिक में 9 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। एसआईटी गठित की गई है। टीसीएस ने कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। अमरावती में आयान और दूसरे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पीओसीएसओ आईटी एक्ट बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। उमर गौतम में एटीएस ने 2021 में भ्रष्ट किया, 2024-25 में सजा हुई। छांगुर बाबा 2025 में गिरफ्तार हो गया। एडी रिमांड चार्जशीट फाइल दर्ज की गई है। एमपी में स्पेशल एसआईटी यूपी मिशन अस्मिता के तहत दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई केस में देरी और पीड़िताओं की शिकायतें दबाने के आरोप भी लगे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले? अपराधियों के हौसले क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ राजनेता पीड़िताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। पुलिस में देरी, कुछ मामलों में केस कमजोर पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर आसान पहुंच और बड़े बड़े सिंडिकेट अभी भी चल रहे हैं। कानून क्या कहता है?
भारत का कानून सख्त है। कुकर्म, शोषण के लिए बीएनएस की धाराएं, नाबालिग के लिए पॉस्को, ब्लैकमेल के लिए आईटी एक्ट, जबरन या लालच से धर्मांतरण पर यूपी, एमपी, गुजरात जैसे राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ नोटिस जरूरी है। 10 साल तक की सजा है, लेकिन लागू करने में कमी है और इसीलिए हौसले बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों पर भारत का कानून क्या कहता है? अब सीधे सवाल पर आते हैं, क्योंकि ये कोई ढीला ढाला कानून नहीं है, ये सख्त से सख्त हथियार है। लेकिन लागू करने वाले अगर कमजोर हुए तो अपराधी हौसले बढ़ते हैं। भारत का कानून इन मामलों को 3-4 मोर्चों पर से घेरता है। शोषण, ब्लैकमेल, जबरन धर्मांतरण और नाबालिगों की सुरक्षा। सबसे पहले शारीरिक शोषण की बात करते हैं हम। शारीरिक शोषण और दुष्कर्म। भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 63 कहती है कि दुष्कर्म पर 10 साल से उम्र कैद तक का सजा है और अगर सामूहिक कुकर्म या नाबालिग के साथ हो तो मौत की भी सजा हो सकती है। धारा 74 और 75 में महिला की गरिमा भंग करने और उत्पीड़न पर 3 से 5 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है। नासिक वाले केस में जहां ऑफिस के अंदर दबाव डालकर शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है, वहां पॉश कानून 2013 भी लागू होता है। वर्क प्लेस पर उत्पीड़न जिसमें कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर क्रिमिनल एंगल है तो बीएनएस की धाराएं सीधी लगती हैं। और अब ब्लैकमेल और वीडियो वाले खेल पर ये आयान अहमद वाले अमरावती केस या छांगुर बाबा के सिंडिकेट में सबसे बड़ा हथियार था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66E प्राइवेसी का उल्लंघन यानी बिना सहमति के निजी वीडियो बनाना या शेयर करना 3 साल जेल और जुर्माना है। धारा 68 अश्लील सामग्री भेजना या पब्लिश करना, पहले अपराध पर 3 साल, दोबारा पर 5 साल। धारा 67A सेक्सुअली एक्सप्लॉइट मटेरियल 5 से 7 साल की जेल है इस अपराध पर। और अगर नाबालिग लड़की हो तो धारा 67B लगता है। बच्चे से जुड़े क्राइम पर 5 साल से शुरू होता है और भारी से भारी सजा हो सकती है। साथ में बीएनएस की धारा 351 भी लगेगा। आपराधिक धमकी, ब्लैकमेल पर 2 साल तक की जेल है और ये 7 सब के सब एक साथ लगते हैं। केस को बेलेबल नहीं मानते। सबसे बड़ा और खास हिस्सा है जबरन या लालच देकर के धर्मांतरण कराना। 2026 में महाराष्ट्र ने यह भी खेल बंद करने के लिए सख्त कानून पास कर दिया है। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल यानी कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 और इसमें जबरन, धोखे, प्रलोभन या शादी के बहाने धर्म बदलवाने पर 7 साल तक का जेल और 5 लाख तक का जुर्माना है। अगर दोबारा अपराध हुआ तो 10 साल का जेल है। नाबालिग महिला एसटी एससी हो और सख्त तो उन पे और सख्त 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की को नोटिस देना जरूरी है और बिना नोटिस का कन्वर्जन अमान्य है। यूपी में तो और भयंकर है। 2021 का प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट जिसे लव जिहाद कानून कहते हैं 2024 में और कड़ा कर दिया। 14 साल तक का जेल है, 10 लाख जुर्माना है, लाख 2 जुर्माना। और अगर पीड़ित नाबालिग या महिला हो तो 20 साल या उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत 13 राज्यों में ऐसे कानून हैं और ये कानून साफ कहते हैं कि स्वेच्छा से धर्म बदलना अलग बात है, लेकिन फंसा करके, ब्लैकमेल करके, नौकरी शादी का लालच दे करके ये गैर कानूनी है। और नाबालिग लड़कियों के लिए तो पॉस्को एक्ट 2012 अलग से लोहे का चाबुक है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची पर कोई भी हमला अगर होता है तो 7 साल से कम उम्र तक की सजा नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, जुर्माना होगा और केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है। अमरावती में अगर कोई नाबालिग फंसी तो पॉस्को सीधे लगेगा, कोई बचत नहीं। कानून कहता है कि अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कानून कितनी भी सख्त हो, अगर पुलिस ने देरी की, राजनेता पीड़िताओं को दोषी ठहराएं, कोर्ट में केस कमजोर पड़े या बड़े सिंडिकेट की जड़ें न उखड़ी तो अपराधी हंस हंस करके निकल जाते हैं। महाराष्ट्र के नए कानून के बाद नासिक, अमरावती जैसे केस में अब एंटी कन्वर्जन धाराएं भी लगेंगी, लेकिन असली लड़ाई तो लागू करने की है। ये कानून देश की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए बने हैं, लेकिन वक्त आ गया है इन्हें सिर्फ कागज पर नहीं, सड़क पर, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर लागू किया जाए, दिखाया जाए, इनका प्रचार किया जाए। अगर हम आज सख्ती नहीं दिखाएंगे तो कल और बड़े बड़े आयान आएंगे, अहमद आएंगे, छांगुर बाबा सिर उठा लेंगे और हम और आप अपनी बेटियों को बचा भी नहीं पाएंगे।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।